राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष और आपके जिला की प्रमुख मैं कहता हूँ डीजीएम है। बहुत अच्छा लगा हमको अध्यक्ष साहब आपको देख के। जिनके विचार आपने अभी सुने, ऐसे हमारे एमडी राम साहब जनरल सेक्रेटरी सेवाएं में मैं बिग ब्रदर एक से, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। आज जो जोश हम सब में है उसका मेन प्रमाण शस्त्र राम साहब ने। तो मैं राम साहब को धन्यवाद देता हूँ, आपके सर्कल सेक्रेटरी दास साहब, इनसे मेरा पहले मुलाकात। माजी साहब बहुत आपका धन्यवाद। आपने बहुत दिल से जो बातें कही मुझे भी अच्छा लगा। मतलब मांझी साहब का जो बात था वो दिल को टच करने वाला था। बहुत धन्यवाद आपका। विशेष सेक्रेटरी सेवा, विशेष सेक्रेटरी एसएनए, सभी साथियों यहाँ बैठे हमारे सेवा के पैट्रॉन्स और सीनियर लीडर्स, सभी को धन्यवाद। साहब मैं क्षमा चाहूँगा आपको नीचे बैठना पड़ रहा है। साथियों, अभी हम तो यहाँ इलेक्शन के कैंपेन में आए हैं। हमारे निरंजन साहू जी और सर्कल सेक्रेटरी जगदीश जी दोनों को मैं भूल गया, सर्कल प्रेसिडेंट हमारे दोनों को मैं भूल गया, सॉरी। साथियों, यहाँ हम आए इलेक्शन कैंपेन के लिए और मुझे आपको देख के लग रहा है कि यहाँ कैंपेन कोई जरूरत ही नहीं। जिस तरीके का जरूरत आपने है, जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, आपके विजन क्लियर है। लेकिन हम राम साहब ने जैसे बताया, कुछ चीजें ऐसी है कि जो व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी के कारण हमारे दिमाग में आती है, उसको क्लैरिफाई करना हमारा काम है। इतना मैं कहूँगा। मैं साहू जी जो मेरे साथ एजेस बने थे और हम दोनों साथ में पर एजेस बने थे, तो मुझे प्रमोट किया, इसमें धन्यवाद। साथियों, यहाँ जो अभी चल रहा है कैंपेन, उसमें मेन मुद्दा है कि कौन सी एसोसिएशन बनना चाहिए और मैं किसको सपोर्ट करना चाहिए। लोगों में एक मन में एक आशा है कि हर एक को लगता है कि मेरा बैचमेंट आगे चले, अड़सुल मेरा बैचमेंट है करके मैं सपोर्ट करूँ, या अड़सुल 89 का है तो उसको मैं सपोर्ट करूँ, या निरंजन मेरे बैच का मैं सपोर्ट करूँ। तो थोड़ा सा हमारे इसमें कंफ्यूजन है। हम लोग यहाँ फंस गए बीएसएनएल में, जो हम अच्छा बहुत काम कर रहे थे। जैसा काम आप लोगों ने किया है शायद ऐसा कोई कंपनी में काम नहीं करता। बस हम अपने काम के लिए कुछ नहीं करते, ऐसे हमारा प्रॉब्लम है। दुनिया का काम बोलो, जैसे आप देखो, अगर आप कुछ बनाना है, आधार कार्ड बनाना है, कुछ बनाना है, आप बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन वही काम आपको सीएम साहब ने बोल दिया, आपके डीजीएम साहब ने बोल दिया, आप दौड़ के एक दिन में करके लाएंगे। अच्छा, वो जान जीएम जाने तो डीजीएम जाने से बीवी ने बोल दिया भी हम कर लेते हैं, अपना काम खुद नहीं करते। ऐसे हमारा हो गया। जब बाकी काम भी असल इतना अच्छा हम करते हैं, हर काम में हम जी जान लगाते हैं, लेकिन जब हमारा खुद का इश्यू है, हमारे खुद के इश्यू के लिए हम सोचते नहीं, हम गायब रह गए, हमारा काफिल रह गए। देखो, पहले केटर बेस एसोसिएशन थी बीएसएनएल में, डीओटी में जब था तभी सभी केटर बेस एसोसिएशन थी। हम लोग सभी लोग जेटीओ के लिए जेटा काम करती थी, SC/ST के लिए सेवा काम करती, तभी भी करती थी। और उसके बाद देखो, जैसे एसडी बन गया तो इसके लिए कैसा काम करती थी, अकाउंट के लिए अफसर काम करती थी, पीएफपीएस की अलग एसोसिएशन थी, सबका अलग अलग एसोसिएशन था। जैसे बीएसएनएल बन गया तब लोगों ने क्या कर दिया, हमारे राव साहब ने एक विजन चलाया था, डब्ल्यू राव साहब, कि भाई जैसे बीएसएनएल बनेगा उसके बाद हमारे ऑफिसर का एक डीएसयू में क्या होता है, एक एसोसिएशन होता है, एक यूनियन होता है। तो उन्होंने मन में रखे जेटीओ अगर कितने भी हो तभी 60,000 होंगे सब मिलके, तो इतने नहीं हो सकते, रह सकते, क्योंकि वो तभी ग्रुप सीएनडी 4-5-6 लाख थे। 6 लाख में ये 60,000 पकड़ो तो 10% हो गए, इनका आवाज दब जाएगा। तो उन्होंने तभी क्या कर दिया, जेटीओ को ग्रुप भी बनाने के लिए प्रयास किया। 1996 में जेटीओ ग्रुप भी बना दिया। जैसे ग्रुप भी बना दिया, तब से लेके बीएसएनएल में ग्रेजुएटी देना चालू हो गया। अब उसके बाद आ गया बीएसएनएल का पीएसयू बनना। ये तो हमारा फायदा हो गया, जब राव साहब ने हमको बनाया तो फायदा हो गया। जब लोग थे तभी डिपुटेशन आ गया कि भाई राव साहब ने हमारा ओटी बंद कर दिया। अगर आप देखो तो भी जो लोग थे उनको मालूम है, शायद आप जानते, राव साहब के बोला हमने गुस्सा कर दिया, क्या राव साहब ने गड़बड़ कर दिया, हमारा तभी ओटी सैलरी ज्यादा मिलता था। तो कोई भी नाराज होगा, जायज है। कि हमने राव साहब ने उनको समझाया, देखो आपको समझ में आगे तभी क्या होगा। जैसे आज सेक्शन टीटीए ग्रुप सीएनडी के एसोसिएशन में मिली रहती, ऐसा हमारा हालत होता था। और एसडी एंड डी तभी बनते नहीं थे, तो हमारा मैनेजमेंट में कोई रोल नहीं था। अगर तभी देखा जाए, एक एसडी की एग्जाम होती थी, एग्जाम पास करके वो एग्जाम बनेगा, और नहीं तो एग्जाम पास एसडी बनता ही नहीं था। डी बनने का सुखा भी बोल जाओ कि डीपीसी होती नहीं थी। तो तब समय उन्होंने समझ लिया कि हमको एग्जीक्यूटिव में जाना है, ग्रुप बी बनाए और हम ग्रुप बी में आ गए। इसके पहले बहुत सारे काम एसोसिएशन किए, जिसे 40 से 60-40 कर दिया। हमारा ईपीपी प्रमोशन टाइम बाउंड 5 साल कर दिया है। मतलब बहुत सारे काम हमने किए। लेकिन जैसे राव साहब ने बना दिया कि अब बीएसएनएल में आए ग्रेजुएट इंजीनियर, उसका फायदा होता है मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट ने क्या कर दिया, लोगों को आते समय इसको डिवाइड करना चालू कर दिया। भाई तुम ग्रेजुएट इंजीनियर है, 10वीं साल कम बैठो। अगर राम साहब 10वीं पास है, ये उस जमाने के ग्रेजुएट इंजीनियर है, तभी से उनको बोलते रहे, उन्होंने कभी नहीं कहा मैं ग्रेजुएट इंजीनियर। लेकिन अभी इनको बोलते 10वीं पास। अरे तुम क्या बीएसएनएल रिक्रूट नहीं हुआ, डीओटी से आ गया तो 10वीं पास हो गया। अपने को सोच की बात है, लोगों ने बोल दिया। राम साहब ने आपने कभी किया था अपने 92 में, तभी 92 में इनका इंजीनियरिंग है। आप देखो तभी कितना टफ था। अभी इतना हो गया कि इंजीनियरिंग को पोस्ट खाली रहती है, जाना नहीं जाते लोग। उस समय किया तो उनका अपना दायित्व था, उन्होंने किया।
अब उनको बदनाम करके लोगों ने समझा दिया, वो पूरा मैनेजमेंट ने मतलब गेम प्लान किया, जैसे अंग्रेज लोगों ने, ब्रिटिश लोगों ने इंडिया में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अडॉप्ट किया, ऐसे हमारे कुछ लोगों ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अडॉप्ट किया। आज भी उस पॉलिसी को आगे चला रहे हैं। अगर आप देखो आज भी क्या हो रहा है, आज मुझे बताओ इससे को एआईएटी से क्या विरोध है? तो करना चाहिए, हमारा कोई दुश्मनी है क्या? मेरा खेती उन्होंने लिया कि आपका खेती उन्होंने लिया है? अच्छा, ये हमारा काम है, हमारा निरंजन साहू का, हमारा डीएस का, टेबल टेबल जाके भाई फॉर्म दे दो, मेरा मेंबर बनोगे। ये घर में कोई आने वाला है पैसा? क्यों ये घूम रहे, क्यों इनको काम पे लगा दिया? मैनेजमेंट ने दिमाग लगा के हमको काम पे लगा दिया और वो एंजॉय कर रहे हैं। वो लोग आज एंजॉय करें, हमारा कोई इसमें ये नहीं है। और हम परेशान है कि हम देखो 1 महीने से कैंपेन चल रहा है, इसके 1 महीने पहले हमने विंडो ओपन बंद के चक्कर में काम किया, आपने सब जगह जाके किया, और अभी देखो 1 महीने से इलेक्शन में लगे हुए, हर जगह मीटिंग हो रही है, हर जगह चर्चा हो रही है, लोग अपने अपने बातें करें, कैसे चलेगा इसको आगे? तो हमको ये सब सोचना पड़ेगा क्यों हो रहा है इसका पहला डिवीजन हम क्यों कहाँ से आ गया? मैंने देखा, मैं पूरा 1 साल से सीएचयू में पहले भी करता था कुछ काम, लेकिन जब से मैं खुद आया तो मैंने देखा कि हमारे पूरी समस्या का जड़ जो है, हम लोग डिवाइड हो गए, हम लोग अपने आपस में डिवाइड हो गए। मुझे लगता है मैं बड़ा हूँ, इनको लगता है मैं बड़ा हूँ, इस चक्कर में फंस गए। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि इश्यू के पीछे कोई नहीं। मुझे तो बार बार लगता है हमारी हालत ऐसी हो गई, एक शोले पिक्चर सबने देखा होगा, शोले पिक्चर में डायलॉग है असरानी जी का, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ बाकी मेरे साथ रहो। हमारे बीएसएल में ये हालत हो गया कि हम आधे इशू के अगेंस्ट है, आगे इशू के सपोर्ट में है, इशू के साथ कोई नहीं है। अगर आप देखो कैसे कर रहे हैं हम लोग, जैसे अभी निरंजन साहब का इशू जो स्टैंडर्ड पे स्केल में, मैं बताना चाहूंगा सबको, जो कुछ मैं कर पा रहा हूँ स्टैंडर्ड पे स्केल बाकी इशू में, निरंजन साहू को अपने एजेंस बना के बहुत बड़ा काम कर दिया है। मेरा उससे आधा से ज्यादा काम ही निरंजन करते रहते हैं। भुवन जी है, भुवन जी इलेक्ट्रिकल सिविल के काम के लिए मुझे बहुत मदद किया, और दिल्ली भी आए थे 2-3 बार। मैं भुवन जी आपको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि अपना छुट्टी लेके दिल्ली में आके बैठना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी आते हैं और इलेक्ट्रिकल सिविल के इशू के बारे में बहुत सारे काम देते हैं। शायद मैं कमजोर पड़ गया कि इन्होंने 2-4 लेटर बना के मुझे दिए है, वो मैं दे नहीं पाया। मेरा प्रॉब्लम है भुवन जी कि मैं वो समय देख के देता हूँ, थोड़ा सा आगे लेटर देने से काम नहीं होगा, उसको समय पे लेना पड़ेगा। तो आपका जो इशू हमारे पास पेंडिंग है, बिल्कुल इसको आगे लेके चिंता मत करो। और हमारे जैसे आपने 2-3 लोग ऐसे दिए, ऐसे बहुत लोग हमारे पास टैलेंटेड है, इसको यूज करना चाहते। लेकिन हम लोग आपस में भिड़ गए। निरंजन का पूरा एनर्जी किसमें जाता है मालूम है? आई वोटा वाले जो कुछ डालेंगे उसमें कॉमेंट रिप्लाई कर देंगे, अभी उनका एनर्जी का जाता है, ये इसको रिप्लाई करते रहेंगे। मैं देख रहा हूँ 15 दिन से चल रहा है कि आपस में बस धुआंधार चल रही है, हमारी लड़ाई पूरी व्हाट्सएप में चल रही है, ऐसा मेरा मानना है। इधर से लिखते उधर से लिखते, दिन भर काम में कौन ध्यान देता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन इसकी कोई जरूरत बीएसएल में नहीं है। ये ना तो एसएनए को हमको अपोज करना चाहिए, एसएनए को हाईकोर्ट को अपोज करना चाहिए, ना तो हाईकोर्ट को एसएनए अपोज करना चाहिए। दोनों मिलके अपने इश्यू के ऊपर मैनेजमेंट से बात करना चाहिए। इशू में कोई ऐसी बात नहीं हमको नहीं करना चाहिए। क्या देखो एआईजेटी बन गया, एसएनए में कुछ फर्क नहीं पड़ा। इसके पहले लग रहा था, लास्ट एमयू में लोगों को लग रहा था अरे हम एसएनए में बार बार मेजोरिटी बना रहे, इससे कुछ हो नहीं रहा है, तो हम बदलाव लाते हैं। आप लोगों ने बदलाव लाया, आज क्या हुआ? उनको भी समझ में आया अरे मेजोरिटी बनने से कुछ नहीं होता। वो खुद ही मानते हैं। राम साहब पूछिए, कितने बार बोला उन्होंने, सर ये गलत हो गया कि हम पहले बोलते थे कि मेजोरिटी कुछ नहीं करती, आज हमको भी समझ, हम भी कुछ नहीं कर पा रहे। अगर आप समझ लेंगे तो हम इसके लिए नहीं कर पा रहे कि हम डिवाइडेड, सभी डिवाइडेड हैं, आधे इधर है आधे उधर है, इशू के साथ कोई नहीं, इसका प्रॉब्लम है। और आप सबको ध्यान रखना पड़ेगा, हमको आगे चलने के लिए यूनिटी की सबसे बहुत जरूरत है, और थर्ड ईयर भी इसी लाइन पे चल रही है। मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा, खासकर कृष्ण साहब को, डीएस सर्कल सेक्रेटरी, हमारे सभी एक्टिविस्ट शब्द, इसलिए जब से मैं जीएस बना था तब से मुझे टेंशन था कि कैसे चलाया सोशल, क्योंकि भुवनेश्वर में हमारे साहू जी थे, उनको पूछिए, जगदीश जी थे। मुझे एक सीनियर कॉमरेड ने बताया, हमारे एकदम सीनियर लीडर ने, कि अर्जुन जी अभी आप एसएनए में लीडर मत बनो, आपका कुछ फायदा नहीं, आपको ये पूरा बर्बाद हो गया, इसको आगे चलाना बहुत मुश्किल हो जाए। तो थोड़ा मैंने अपना एनालिसिस कर दिया, मैंने सोच लिया सही में बोल रहे, सही है कि इसमें क्या गड़बड़ है, क्यों नहीं मैं चला सकता, इतना क्या प्रॉब्लम है एसएनए में, एसएनए डेढ़ कैसे हो जाएगी। तब मेरे मन में था, मैं सच बताता हूँ, तब मेरे मन में था हमारे सभी डीएस, हमारे सर्कल सेक्रेटरी, हमारे सीओ पीडीओ भी इतने एक्टिव है, एसोसिएशन कैसे डेंजरस हो जाए, कैसे डेढ़ मुर्दा हो जाए। तो लोगों ने मतलब ये देखा मैंने, गए 5-7 साल में एसएनए को जानबूझ के टारगेट किया, बदनाम किया, और ऐसा दिखा है कि एसएनए की लीडर भी खराब है, बाकी दुनिया सब अच्छी है। और प्रॉब्लम ये हो गया, जो लोगों के लिए एसएनए की लीडर लड़ते थे, हमारे राव साहब लड़े, हमारे जोगी साहब लड़े, जो सेबेस्टियन साहब लड़े, उनको छोड़ के लोगों ने ऐसा बता दिया कि मैनेजमेंट सही कर रही है। अब देखो जो बकरी है, इसके मुल्क के साथ दोस्ती करेंगे, इसका काम जमेगा? हमारा ऐसा हो गया, जो हमने एसोसिएशन को दिया तो उनका मैनेजमेंट का दोस्ती बन गया। अब दोस्ती में कुछ भी हो सकता है, भला होने का चांसेस कम होता है, खा पी के काम चलता है, काम कुछ होता नहीं। अब दोस्ती में क्या हो गया, नुकसान हमारा सबको हो गया। आज हम जो परेशान है, क्यों परेशान है?
कोई हमारा काम कम है? देखो सबसे अच्छा काम हम करते हैं, सबसे बढ़िया काम करते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे मिनिस्टर साहब कहते हैं, हमारे सीएम साहब कहते हैं। कोरोना के बाद और वीआरएस के बाद जिस तरीके से हम लोगों ने काम संभाला है, इसकी सराहना डीओटी गवर्नमेंट ने सबने कर दी। क्यों कर दी? कि आपने बहुत सही काम किया। तो अगर ये कोरोना नहीं आता तो गवर्नमेंट में समझ में नहीं आता था कि सरकार लोग काम भी करते हैं। देखा जाए तो सरकार लोगों को पहले बहुत देखते नहीं अच्छे नजर से, सरकारी आदमी ये सब करप्शन करता है। करप्शन मैं नहीं बोलता कि ना 100% हम सही है, करप्शन कुछ 5% 10% करते होंगे, उसके चक्कर में हर आदमी को बदनाम किया गया। और खासकर बीएसएनएल लोग ज्यादा बदनाम किया, इस ये कह के बीएसएनएल के लोग कम्युनिस्ट है। आप देखो ओवर द पीरियड जो बातें हुई 2018 का हमारा जो फेलियर हुआ नेगोशिएशन, उसमें मेन मुद्दा था कि बीएसएनएल लोग कम्युनिस्ट है, बीजेपी का अपोज करते हैं। अब क्यों हुआ ये? कुछ कारण उसके पीछे है। कुछ लोग हमारे इस पे खड़े हो गए, उन्होंने बोला कि बीएसएनएल से कम्युनिस्ट है, मानते गए। मैं बहुत जगह गया, वहां लोगों ने मुझे भी अभी मुझे बोलते। तो मैंने जब जीएस बना, मैं आपसे बताता हूँ, तब से मैंने पहले एनालिसिस किया तो हम कम्युनिस्ट क्यों होते हैं। हमारा ना अफिलिएशन कम्युनिज्म से हमारा कुछ नहीं है। तो मैंने एक बीजेपी के खास आदमी को रिंग किया, मतलब बात किया, उसकी जाकर चर्चा की। उन्होंने कहा देखो अर्जुन जी, आप कितना भी कहो, आप हर जगह कॉमरेड लिखते हो तो आप कम्युनिस्ट है। मैंने पहले सोचा कि कॉमरेड लिखने से कम्युनिस्ट हो रहा है, इसको ही बंद कर देते। हमारा कोई कम्युनिज्म से किसी ना तो आप बीजेपी संबंध हमारा ना कांग्रेस से। देखो सबसे बढ़िया हमारा एक स्टैंड ऐसे नहीं का, हमारा किसी से एफिलिएशन नहीं। तो हम क्यों लिखे कॉमरेड? हमने तो से ध्यान रखा है, हम सब जगह सिर्फ लिखते हैं। अगर कोई कुछ बोलेगा अलग तो अच्छा आपने लिख दिया है, तो सभी जगह देखो इससे क्या होगा, हम क्यों उसके पीछे पड़े। कोई देखो, और मेरा एक ये कहना है, कोई मुझे बोलता है जय श्री राम, मैं इसको जय श्री राम बोलता हूँ। कोई बोलता है सलाम वालेकुम, बोलता वालेकुम सलाम। कोई जय भीम बोलता है, जय भीम बोलता हूँ, क्योंकि मैं उस आदमी को रिस्पेक्ट करता हूँ, वो सामने से मुझे रिस्पेक्ट करता है। मुझे उसे कोई अंदर में जाना क्या कहता है, मुझे जो सामने से बोल रहा है उसको रिस्पेक्ट करना है। अगर मुझे जय भीम बोला, जय भीम बोलने में तकलीफ नहीं होना चाहिए। मुझे श्री राम बोला, श्री राम ने तकलीफ नहीं होना चाहिए। आप बोलते रहो, आपस में भेदभाव मत करो। हुआ क्या, बीएसएफ में सब भेदभाव चालू हो गया। पहले ग्रेजुएट में बाजू कर दिया, इसलिए से देखो मैं आप सिस्टम बता रहा हूँ, जैसे बाजू कर दिया उस पर खुश हो गए कि उन्होंने अगेंस्ट काम कर दिया। दूसरा क्या शैक्षणिक प्लान किया गया, सेवा के लोगों को हमसे बाजू कर दिया। मुझे दुख इतना हुआ था लास्ट टाइम सेक्रेटरी महाराष्ट्र का, तो इलेक्शन लड़ रहा था, आला सोलन जैसे राम साहब की आज हमारी दोस्ती है, वहाँ हमारे सेक्रेटरी सबसे हमारी दोस्ती थी। उन्होंने मुझे कहा अर्जुन साहब इस समय आपसे काम नहीं बात करेंगे, आपके साथ वोट नहीं करेंगे। बोला क्यों, क्या हो गया? बोले सर अभी हमारा दिल्ली का ऑर्डर आया है कि हम अभी एजेंट सपोर्ट करेंगे, और ऐसे नहीं है रिजर्वेशन के अगेंस्ट काम करते करके हम नहीं करेंगे। फिर मैंने एनालिसिस किया, हमने कार काम किया, हमने कभी किया ही नहीं, तो कैसे बोल रहे। फिर राम साहब एक बार हमारे महाराष्ट्र में आए थे, तभी उनको मैंने बात किया, ये कॉन्फ्रेंस में आने वाले थे, उसके पहले मैं प्रयास करता था। मैंने वो रिक्वेस्ट किया सर, फिर उनसे बात किया मैंने कि क्या कहना है। उन्होंने बोला हमारा राइट प्रोटेक्ट होना चाहिए। मेरा फंडा एकदम क्लियर था, क्लियर है आज भी, कि SC/ST का राइट्स के लिए वो अलग से मुझे कोई कुछ भी ना करे, उसको बिगाड़ नहीं सकता, और उससे ज्यादा कुछ नहीं करता। अगर 25% है उतना उसको देना ही पड़ेगा, उसमें कम ज्यादा इंटरप्रिटेशन करना मैनेजमेंट कर रही है, उसका काम है। निरंजन याद होगा, हमारी पहली मीटिंग हुई मैनेजमेंट के साथ, तो डायरेक्टर थे, सभी लोग बैठे थे, तो उसमें GM पर्सन जब भी थे तो उन्होंने मुझे गुगली डाला, बॉलिंग करते ऐसा चल रहा था कि हम तो नए थे, टेस्ट कर रहे थे हमको। उन्होंने कहा अर्जुन जी आपका रिजर्वेशन पे क्या स्टैंड है? तो मैंने सर कहा हमारा क्या स्टैंड होना चाहिए रिजर्वेशन में, हमारा क्या स्टैंड होगा, जो भी आपका कानून है, जो भी DOPT गाइडलाइंस है उस हिसाब से आप करो, हमको क्या करना है। उन्होंने बोला नहीं नहीं आपका स्टैंड होना चाहिए, आप माइटी एसोसिएशन, आपका स्टैंड क्यों नहीं होगा। मैं आ गया टेंशन में, मैं तो पहली बार GS बना था, मुझे सब सवाल नहीं थे। तो मैंने उनको पूछा सर ऐसा नहीं है हमारा कि आपको ये करना ही है करके, आप सोचो आपको जो गाइडलाइंस रिसर्च करो। नहीं बोले गाइडलाइंस रिसर्च नहीं होता, सेवा के लोग ज्यादा मांगते हैं। मैंने बोला क्या मांगते? तो बोले आप देखो ऐसा है, आपका टाइम ऑन प्रमोशन पॉलिसी भी ऐसा नहीं का, उसमें उन्होंने मांगा है कि हमको 4 साल में मिलना चाहिए जो प्रमोशन मिलता है। मैंने उनको इतना ही कहा कि सर अगर वो 4 साल में दे सकते हो तो दे दो, आपको क्या तकलीफ है। ये बोले आपको बुरा नहीं लगेगा? बोला मुझे क्यों बुरा लगेगा, अगर उनका राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है, परमिट करता है, आपको 4 साल मिलता है तो 4 साल देना चाहिए। अगर आप दे सकते हो उसको 1 साल में दे दो, लेकिन बाकी लोगों का 5 साल में क्यों रुका रहे हैं। उसके बाद वो थोड़ा परेशान हो गए, बोले अर्जुन जी आप स्टैंड नहीं ले रहे। बोला सर मैं फिर स्टैंड लेता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप इतना बताइए मैंने जो स्टैंड लिया उसको आप फॉलो करेंगे। बोले हम डिसाइड करेंगे। अगर डिसाइड आपको करना तो मुझे क्यों लेने लगा रहे हो। मैंने कहा सर आपने ऐसे ही गेम करके हमको उल्लू बनाया ना, ऐसे नहीं, सेवा में कोई डिफरेंस ओपिनियन था, कभी हम आपको झगड़ते नहीं थे, हमारा भाईचारा बना रहा था, और इस स्टैंड पे आपने हमको डिवाइड कर दिया और आज हम डिवाइडेड थे। मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो आपका पॉलिटिक्स है इस स्टैंड पे मैं नहीं आने वाला हूँ, मैं 100% क्लियर हूँ। तो बोला आपका स्टैंड क्या है? बोला मेरा स्टैंड ये है कि आपने एक वेलफेयर एसोसिएशन बना दिया BSNL में, उसको इसके लिए बनाया गया कि रिजर्वेशन इश्यू पे बराबर हो रहे देखने का काम उसका है। अगर मेरा ये स्टैंड है
जो स्टैंड सेवा लेगी वही एसएनए का स्टैंड रहेगा, इससे अलग से कोई काम नहीं। तो उन्होंने मुझे पूछा आपका क्या रोल रहेगा, बोला जोर से छोड़ जो बच्चे सब हम दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे और वो स्टैंड मैं लूंगा, उसमें राम साहब जी सपोर्ट करेंगे और हमारा एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। इसमें किसी को कितना डाउट आने दो, अभी लोग कुछ भी बोलते रहते हैं क्यों सपोर्ट किया क्यों चेंज किया, राम साहब भी बता रहे हैं, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि जो हमारा डिफरेंस था एसएनए और सेवा में कि हमको मैनेजमेंट ने गुमराह कर दिया था, मैनेजमेंट कुछ ऑफिसर गुमराह किया था कि आप आपस में लड़ो, जैसे इसी तरीके से हमने अंडरस्टैंडिंग कर दिया। और राम साहब और उनके पूरे सेक्रेटरी सीएच की ऑफिस में धन्यवाद दूंगा, इनको भी बहुत मुश्किल था काम लोगों को कन्विंस करना। अरे लास्ट टाइम तो मैं तो राम साहब को सुना है तो उनको ऐसा क्या हो गया, लास्ट टाइम तो तुमको एसएनए को वापस कर रहे थे, अब ये आए घोटाने शुरू कर दिया कि राम साहब का पुराना वीडियो डाल रहे हैं, सभी जगह डाल के बोल रहे थे को राम साहब का। अरे तभी का सिचुएशन था और उन्होंने क्लियर कर दिया अपने भाषण में, तभी ये कंडीशन थी, उनको ऐसा फीलिंग आ गया और वो एक्शन मैनेजमेंट का था, इनका नहीं था। तो इनको जब लगा कि हमारे अगेंस्ट काम रहा तो क्यों करेंगे वो, ये हो गया। फिर अभी उसके बाद हमने अंडरस्टैंडिंग कर लिया, अब कोई कितना वीडियो डाले तो उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, जो हमारा अंडरस्टैंडिंग। और राम साहब ने मुझे आदेश दिया, मैं कहूंगा कि हमारा जो अलायंस है एसएनए सेवा का, ये अभी तो 3 साल मुझे चलाना है और उसके बाद ऑटो पायलट मोड में जाएगा, उनका कहना है। राम साहब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑलरेडी ऑटो पायलट मोड में है, जिस लोगों ने इसका गियर बदलने का खराब करने का प्रयास किया था वो गियर सेट करके हमने गाड़ी सेट कर दिए, ये गाड़ी ऐसी चलेगी, इसमें हम इतना बढ़िया काम करेंगे, मैनेजमेंट से कोई व्यक्ति इसमें छेद नहीं कर पाए, इतना मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ। ये सब जरूरी है। अब अपनी बात ये तो जो गड़बड़ चल इसके बारे में क्लियर कर दिया। दूसरी बात अब इलेक्शन, अब इलेक्शन आ गया अपने पास, सबको मालूम है इलेक्शन लड़ना है। निरंजन साहब हमारे ब्रेन है, वो घुमाते रहते हैं मुझे, एक्चुअली मैं तो एक्टर हूँ, ये डायरेक्टर है हमारे, जहाँ जो बोलते आज बोले इधर शुरू करो, उधर शुरू करो। यंग लोग हैं, इनको सुनना पड़ता है कि उनके पास टैलेंट है, आइडिया है। तो इन्होंने मुझे बोला अर्जुन साहब अब आप कर रहे हो तो क्या करें, अलायंस क्या करें। मैंने बोला यार हमारा मेंबरशिप बढ़ गया, मैं आपको सबको धन्यवाद दूंगा कि जो जब मैं हम लोग जीएस बने या एजीएस बने, ये बनाने में इसमें बहुत हमारे इनका हाथ है, जगदीश जी का। मैं बताना चाहूंगा मैं ऐसा स्टूडेंट हूँ, गए 4 साल से हमारे गुरुजी मेरे पीछे पड़े थे, इसको जीएस बना दूं कैसे, सब लोग पीछे पड़े थे, लेकिन मैं ऐसा स्टूडेंट था, मैं 35% मार्क्स मिलते नहीं थे। पूरा प्रयास किया, जगदीश जी गुस्सा आ गया, उन्होंने बोला निरंजन को अब मेरा ट्यूशन से काम नहीं हो रहा, तुम्हारा ट्यूशन जरा लगाओ इसमें। तो जब निरंजन का ट्यूशन आ गया, मैं कैसे भी करके पास होकर जीएस बन गया विशाखापट्टनम। ये मैं आपको धन्यवाद दूंगा। और नहीं तो मैं पास होने का मेरा कोई कैपेसिटी, 3 बार मैं फेल हो गया, 4थी बार मुझे इच्छा नहीं थी, मैं छोड़ने वाला था कि अभी अपना 10वीं पास होने का चांस नहीं है, 10वीं फेल का स्टैम्प लेके बैठी, लेकिन आपने पास कर दिया वो अलग बात है। उसके बाद पास करने के बाद जिम्मेदारी मेरी बढ़ी, तो आपने क्या कर दिया, 2022 का जो विंडो ओपन हो गया जून का, उसमें 2000 लोगों को आपने ऐड कर दिया ऑल ओवर इंडिया। ये मेरे लिए बहुत अच्छा था, तो मुझे बहुत अच्छा हुआ कि मेरी एनर्जी बढ़ गई। दूसरी विंडो ओपन हो गई 23 की, तो मुझे लगा अब तो हमको चांस नहीं, कहाँ से पड़ेगा, हम तो लास्ट टाइम 2000 बढ़ गए, अब क्या करेंगे। लेकिन आप लोगों ने जो मेहनत किया, जिस लगन से काम किया, सभी ने, मतलब डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बेरर, सर्कल ऑफिस बेरर, टेबल टू टेबल जाकर कैंपेन किया और आप लोगों को वापस लेके आए। 4000 लोग एसएनए में ऐड हो गया, 40% इंक्रीज हुआ, उससे हमारा माहौल है। अब जैसे 40% हो गया तो इलेक्शन का बात आ गई, मुझे लगा इलेक्शन जितना है तो क्या करना है, निरंजन से मेरा बात हुआ, बाकी हमारे सीएच मनीष जी है, सभी से बात हुआ, तो हमने डिसाइड कर दिया कि हमको आगे बढ़ना है। तो मैंने इनको इतना ही बोला, सिलोस में कहा था मुझे क्या करना है, जनरल सेक्रेटरी मुझे पावर दे दो, अभी आप बीच में कुछ बोलना मत, मुझे क्या करना मुझे करने दो। फिर मैंने थोड़ा सोचा कि इलेक्शन जीतने के लिए क्या करना है, तो मुझे याद आया महाभारत, मैंने सुना था, आप भी सुना होगा, महाभारत में जिस पल्ले में श्री कृष्ण थे वो जीता था। ऐसा ही हुआ ना, जो जब बात चल रही थी दोनों श्री कृष्ण और उसके सैनिक को बांटने की, तो बात चल रही थी, मतलब ठीक है, मैंने सोचा इस महाभारत में लड़ाई लड़ना ही नहीं, या तो शब्दों का बाण होना है, कुछ धनुष उठाना नहीं, कुछ करना नहीं। तो हमने फिर सोचा कि इसमें श्री कृष्ण कौन ढूंढते, तो मैंने ढूंढा, हमारे पास ये श्री कृष्ण बैठे हैं, मैं इनके पास गया, बोला राम साहब इलेक्शन का तैयारी बिल्कुल बच चुका है, अनाउंसमेंट हो गया है, मैं चाहता हूँ कि इलेक्शन में आप हमको सपोर्ट करें। उन्होंने बोला अर्जुन साहब आप जरूरत क्या, अभी आपकी मेंबर्स 13,500 हो गई, आप खुद ही मेजोरिटी होने वाले, बाकी का कोई चांस नहीं, हवा आपकी तरफ चल रही। मैंने कहा जो होगा होगा, मैं अभी मुझे अगर आपके सवाल लड़ना है तो मैं लड़ूंगा ही नहीं, मुझे सपोर्ट एसोसिएशन ऐसे ही बना देंगे तो लोग हमारे कुछ ना कुछ करके बना देंगे, लड़ना क्यों, झगड़ा क्यों करना है, इसलिए यह जब अपनी दुश्मन है आपस में, लेकिन हम जड़ के दुश्मनी क्यों पैदा करें। तो मैं आपको चाहूंगा अगर आप चाहते हैं कि हमको बीएसएन कुछ करना है तो आप हमको सपोर्ट करो, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं बिना धनुष उठाए ये महाभारत जीत लूंगा, मुझे कोई जरूरत नहीं। और राम साहब को, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने सबने मिलकर जो डिसीजन लिया बहुत सही समय पर लिया, और बहुत कठिन था इनको डिटैच होकर कहीं से इधर आना,
ये तो बहुत कठिन था, फिर भी उन्होंने ले लिया। इनकी उन्होंने अंडरस्टैंड कर ली क्या क्या चल रहा है। हमारे बीच में बहुत सारे इश्यू हो गए। एक बार आपको याद होगा, राम साहब के साइन की बात चल रही थी, राम साहब को लोग ट्रैक कर रहे थे प्रमोशन के, ऐसी न्यूज आ गई थी सीएमडी साहब का साइन हो गया, रेड्डी राम साहब का साइन हो गया, ऑर्डर निकल जाएंगे। मैं तो बेहतर हूँ राम साहब की इतना ऐसा जो अहदा है, जो ऊंचाई ऐसी बनी रहे सीएमडी साहब की, इनके साइन की शॉप पे ऑर्डर किसी की निकले नहीं। लेकिन इसमें कंफ्यूजन था, लोगों को गुमराह किया जा रहा था कि उसको अपोज राम साहब कर रहे हैं। उसका पीछे ये नहीं था कि इनके साइन से कुछ इंपॉर्टेंस था, लोगों को गुमराह किया जा रहा था। और वन मोर अटेम्प्ट था कि डिवीजन करने का एसोसिएशन में, यूनियन में, मेनली सेवा और एसएनए में, सेवा एआईजेटी में करने का प्रयास किया गया। और कुछ लोगों ने मैनेजमेंट के हाथ जोड़े, उनको समझा दिया। क्योंकि मैं इसके लिए कह सकता हूँ, इस सब्जेक्ट के ऊपर 12 मई को हमारी मीटिंग हो गई। इस मीटिंग में हम सब थे, सभी यूनियन, एआईजेटी और एसएनए यूनियंस दोनों, और सेवा के और ऑल मैनेजमेंट के सभी लोग थे। उसमें एग्री हो गया कि हमको जो गाइडलाइंस उसके हिसाब से करना है। 5 दिन में मीटिंग होती है, मीटिंग में हम बुलाया जाता है और बोलते हैं कि हाँ ऐसा करना है, हम ऐसा करना चाहते हैं। राम साहब ने बोला ठीक है करो, कैसे भी हमको प्रमोशन चाहिए। ये बोलने के बाद धीरे से पेपर, इमीडिएटली मीटिंग होने के पहले पेपर निकाल जाता है, बोलते साइन करो इसमें। उसमें जो हमने 12 तारीख को डिसाइड किया था उसके आगे उल्टा था पूरा। तो फिर हमने बोला सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, बात तो आपने ये किया, ये करे नहीं, यहाँ साइन करेंगे प्रमोशन होगा, तो होगा ही नहीं। और मुझे खुशी है, राम साहब को बहुत कठिन काम था, मेरे लिए तो कोई इतना डिफिकल्ट नहीं था। यहाँ से करो, वहां से करो, कोई 2-4 गाली पड़ती थी, वो तो ऐसी पड़ती है, लेकिन इनके लिए बहुत कठिन था कि पूरा इनके अगेंस्ट रिजर्वेशन अगेंस्ट कर रहा था। और मैं आपको सभी को बताना चाहूंगा, ये ऐसा योद्धा है, उन्होंने वहां कहा आप मेरी चाहे गर्दन काट लो लेकिन मैं इस पे साइन नहीं करूंगा, मेरे लोगों के अगेंस्ट काम नहीं करूंगा। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा। तो मुझे उसके बाद जरा अच्छा लगा कि भाई ये खुद ही इतने मजबूत है, इनके साथ खड़े रहने में क्या तकलीफ है। हमने खड़ा रहा, मैंने बोला अगर आप साइन नहीं करेंगे मैं भी नहीं करूंगा। फिर बीच में मौका आया सीएम साहब पास जाने का, हमने साहब से बात किया। साहब बोलते देखो जब तक साइन नहीं करेंगे तब तक मैं करूंगा नहीं। मैंने पूछा सर क्यों ऐसा हो गया, बोले ऐसा है कि प्रमोशन भी तुम्हारा मैं करूँ, सब कुछ मैं करूँ, तो फिर मैं जाके एनसीसी सामने क्यों खड़ा रहूं, कंप्लेंट वो करेगा ही, राम साहब अगर साइन नहीं करे कंप्लेंट करेगा। बोला सर आपको किसी ने गलत फहमी बताई, इसलिए तो आपको गलत बताया। राम साहब खुद कहते, उनके लोग कहते प्रमोशन करो, हम इसको कंप्लेंट नहीं करेंगे, हमारा कोई दायित्व नहीं बनता है, जो गाइडलाइंस है इस हिसाब से करो, हम नहीं चाहते। फिर भी उन्होंने बोला कैसे करें। बोला सर हमने डीओपीटी से बात किया, डीओपीटी भी कहता है जो हमारी गाइडलाइंस हमने इशू किया उसी के तहत हमने प्रमोशन इशू किया ऑर्डर, हमारे खुद डीओपीटी भी किया है, आप उसको फॉलो करो। तो बोले इसमें सोल्यूशन क्या है, तो मैंने कहा सर आप क्लैरिफिकेशन मांगे कर सकते हैं। तो बोले कि हाँ ये बात भी सही। तो साहब ने इमीडिएट एक्शन लिया और उधर भेजा, डायरेक्ट एचआर उनकी टीम को भेजा और क्लैरिफिकेशन मांगा। आपको सुनने में आश्चर्य होगा, राम साहब को मैंने इमीडिएटली फोन किया, मैंने बताया राम साहब आपका जो सिग्नेचर का था, अच्छा मुझे साहब ने पूछा फिर कंप्लेंट होगा, तो मैं बोला सर इसकी गारंटी मैं लूंगा। क्योंकि एक तो कंप्लेंट राम साहब करने वाले नहीं, प्रमोशन वो चाहते हैं रूल के हिसाब से। वो बात अगर आपको लगता है कंप्लेंट होगा तो कंप्लेंट अभी होने का चांसेस है। बोले क्यों ऐसे होगा, पूरा साइन करने के सब प्रेशराइज करिए उनको, गलत के लिए कौन प्रेशराइज करिए। ऐसा कहाँ कौन सा डीपीसी हुआ आज तक जिसमें एसोसिएशन के जीएस का साइन होके डीपीसी हुआ है, कभी नहीं हुआ है। आप रूल फॉलो करो। तो उसके बाद सामने समझ लिया, प्रमोशन बनना चालू हो गया। लोगों ने फिर कोर्ट में आगे इमीडिएटली कोर्ट में गए लोग, कोई जबलपुर में गया, कोलकाता में गया। लोग चाहते नहीं प्रमोशन हो जाए, लोग चाहते थे प्रमोशन ऐसा हो जाए मेरा होगा तब आगे का होगा, नहीं तो किसी का नहीं होगा। मतलब तब तो मुझे फोन आ रहे थे, लोग 12 के लोग मुझे फोन कर रहे थे, बोलते एक तो आप हमारे अगेंस्ट काम कर रहे हो। बोला क्या भाई, तो बोले आप लेटर लिखते नहीं हो। मैं बोला जब जैसे राम साहब ने बताया जब 2500 भी चल रही थी, लेटर लिख क्या फायदा। चर्चा पूरी हो रही, सभी एसोसिएशन मान रही, सीएम साहब ने बोला था ये पहला प्रमोशन निकलने दो 2100 की, 2100 पोस्ट के लिए वैकेंसी है उतना करेंगे, और ज्यादा आपका अंडरस्टैंडिंग हो गया तो 2600 कर सकता हूँ, 500 डाउन करूंगा। तो वो बात भी हुआ नहीं। 21 के बाद हर मीटिंग में चलते रही जहां हम थे सब थे, और उसके बाद बाहर लोग लिखते थे 5500 होगा, लिस्ट 12 का नहीं होता किसी को नहीं होगा। एक तो इतना भड़क गया, उसने मुझे फोन किया, मुझे बोलते अर्जुन साहब आप सुधर जाओ, नया नया जीएस बने हो, अगर आपने ये कर दिया, आप लिस्ट 12 का मेरा नाम निकाल के कर दिया तो हम प्रमोशन होने नहीं देंगे, हमारा आपको चैलेंज आप करके दिखाओ। मैंने बोला यार तुम बड़ा आदमी है, मैं छोटा आदमी, मुझे इतना ताकत नहीं है, लेकिन तुम जो बता रहे हो ऐसा कंसर्न बता सकता हूँ। बोले सर वो तो भूल जाओ, बोले अभी लिस्ट 8 का 9 का निकालना वो तो भूल जाओ, आपका जो प्रमोशन हुआ है 2018 में उसको भी हम कैंसिल कराएंगे, तो ताकत हम में है। अरे मैं डर गया, बोला भाई इतना मत कर, तू बहुत पावरफुल आदमी है, ये पावर यूज करके 12, 13, 14, 15 जो सबको प्रमोशन करने का काम कर, क्यों उल्टा करता है। मतलब लोगों ने ऐसा उल्टा समझ लिया, कुछ भी बोलो कुछ भी मान जाते। ये गलत में मत रहना, जो वैकेंसी है उसी हिसाब से काम होता है। कभी कम ज्यादा हुआ, उसने मुझे क्वेश्चन पूछा 18 में ज्यादा प्रमोशन कैसे हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोग आज भी क्लेम करते हैं 2018 का प्रमोशन हमने करवाया। ये सब गलत फहमी किसी को होगी तो उसको करने दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, सबका कॉन्ट्रीब्यूशन में होगा ही। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ, आपका साहू जी आपको याद होगा, हमारा दिल्ली मीटिंग था, उस सीपीएससी के बाद मीटिंग 18 तारीख को हम लोग, 17 को मीटिंग हुआ था, 18 को हम सीएम के साथ मिलने गए थे।
सीएम साहब मिलने गए, सब लोग थे हम लोग। तो सीएम साहब ने पूछा, हमने बोला सर ये आपका सीपीसी का हो रहा है, इसके पहले वैकेंसी इतने भरो। तो उन्होंने कहा देखो मैं अभी आपको चांस दे सकता हूँ, लेकिन आपको 18 जो वीपीसी डीपीसी सब कुछ है वो 28-29 तारीख तक आना चाहिए, और 31 को मैं सीपीसी लागू कर दूंगा। तो बोला ठीक है करो। और जैसा उन्होंने बोला हमने 8-10 दिन काम किया, सबके आ गए। सब जैसे राम साहब ने कहा वो भी जाके बैठ गए उधर डट के, हमारा नहीं होता किसी का नहीं होगा, डट के बैठे उन्होंने, प्रमोशन ऑर्डर हो गया। अब तब इतना प्रमोशन 5,600-700 हो गया, उसको आज लोग बोलते मैंने करवाया मैंने करवाया। अब किसने करवाया वो सीएम साहब जानते, बाकी लोग जानते, इसको बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं। लेकिन जब 2 तारीख को हम मिलने गए तो 2 जुलाई को सीएम साहब को, तो उनको मिठाई दे के सर आपने ऐसा कर दिया, तो सीएम साहब ने कहा था मैंने आपको गेम किया था कि मुझे आशा थी कि आप ये 18-28 तारीख तक ये वीसी एफआर मांग नहीं सकते हो, तो प्रमोशन करना ही नहीं मुझे। लेकिन आप लोगों ने, मुझे तभी मन में शंका थी ऐसे नहीं को बोला हो मैंने, इससे लोग जरूर करके दिखाएंगे, और हमने कर दिया। पूरे का पूरे प्रमोशन ऐसे निकल गए। साथियों देखो कोई बड़ी बात नहीं है, आज को लिखते मैंने 500 प्रमोशन 200 निकाला। आइए हिस्ट्री देखो, हर साल प्रमोशन निकाला। एक जमाना आया था, उस जमाने में 206 केस में ऐसा हुआ कि 300-400 लोगों को रिवर्ट करने का बात आ गई। तब हमारे लीडर लोगों ने क्या कर दिया, 8,000 लोगों को ज्यादा प्रमोट कर दिया सबको कवर करने के लिए, लेकिन 200 लोगों को रिवर्ट होने नहीं दिया। और इस जमाने में क्या हुआ, अभी इस जमाने में क्या हुआ, या तो मुझे लगता है ओडिशा ज्यादा लोग 147 केस में, 147 केस को घुमा के लाया, और उसको डीजीएम से रिवर्ट करके एसडी बना दिया। क्यों, उसको प्रमोट नहीं कर सकते थे उसको, लेकिन ये गेम बंद कर दिया। और हमारे खान साहब आके बोल रहे हैं कि मैं करूंगा मैं करूंगा, उनको समझ नहीं आता है ये गेम करने में इनके दोस्त ही लगे हुए हैं। उनके दोस्तों ने गेम कर दिया, इनको समझा ही नहीं, साथ में घूम रहे, आज भी बोलते हैं कि हम करेंगे। कैसे कर सकते हैं आप रिवर्ट करने के लिए? आपने कभी एक लाइन लिखा लेटर इसमें रिवर्ट गलत हुआ कर, कभी इसको प्रोटेस्ट किया? अगर ये गलत लागू है तो लागू है, बस चुप बैठ गए। अभी सब कुछ बोल रहे हैं, मैं सब बताना चाहूंगा। मुझे कभी भी लगता है, मैं खान को बोला था, खान बोला अगर तुम इसमें नहीं होता 147 में, 147 आज जेम बनते थे, क्योंकि तुम्हारे चक्कर में इसको लोगों ने अपोज कर दिया। तुम्हारी जो इंटरनल दुश्मनी थी उसके चक्कर लोगों ने परेशान कर दिया। अगर तुम इसमें नहीं होता, खान ने बोला यार सही बोलते हो, मेरे चक्कर में लोगों को परेशान होना पड़ा। एलडीसी लिया, सब कुछ किया तुमने, और 10 साल के बाद इसको रिव्यू करते हो। बीएसएनएल में सब कुछ बातें ठीक चलती थी, लेकिन ऐसी गड़बड़ी हो गया, आपस में दुश्मनी ने काम तमाम कर दिया। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, कटक के लोगों को, कटक में अच्छा काम हो रहा है, डीएम साहब से मिला, यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे, गवर्नमेंट हमको अच्छा सपोर्ट कर रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हम लोग पॉजिटिव में जा रहे हैं। जो बीएसएनएल हमारा बंद होने की तरफ बातें चल रही थी, उस बीएसएनएल को वहां से 18 से लेके हमने यहाँ तक लाया है कि आज लोग हमको इज्जत से देखते हैं। लोग हमसे चाहते हैं, उम्मीद करें, सिर्फ लोग नहीं गवर्नमेंट चाहते हैं। अगर हमारे सीएम साहब का स्टेटमेंट देखिए, सीएम साहब नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब का, उन्होंने कुछ दिन पहले 15 अगस्त के बारे में दरमियान कहा है कि अगर बाकी लोग सोचते हैं कि पीएसयू काम नहीं कर रहे, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, उनको अपील करूंगा, आप अपना पैसा पीएसयू में इन्वेस्ट करो, इतना अच्छा पीएसयू आपको रिटर्न देंगे। ये अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इतना हमारे भरोसा कर रहे हैं तो हमको कुछ करना पड़ेगा। हम इतने निकम्मे नहीं जितना हमको लोग बोलते हैं, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने हमको प्रोजेक्ट सपोर्ट किया, 2 पैकेज दिए, पहले पैकेज में कुछ दिया, वीआरएस आ गई पहले पैकेज में, सेकंड पैकेज में उन्होंने हमको 2 प्रोजेक्ट दिए मेजर, एक दिया एफपीटीएस प्रोजेक्ट, दूसरा दिया है 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट। इसमें अगर देखा जाए तो पहले गवर्नमेंट को टेस्ट कर रही थी, उन्होंने क्या कर दिया, हमको टारगेट दिया 1 लाख का, कि आप 1 लाख एप्लीकेशन कनेक्शन 9 महीने में लगा दो कर। आप लोगों ने इतना बढ़िया काम कर दिया, खासकर कटक के लोगों में धन्यवाद दूंगा, क्योंकि ओडिशा में आपका सबसे बड़ा योगदान है। सबको बहुत बहुत बधाई। वो टारगेट हमारे 9 महीने का हमने 4 महीने में पूरा कर दिया। गवर्नमेंट खुश हो गई, उनको लगा यार ये काम भी करते, इतने निकलने लोग नहीं जितना हम समझते थे। उनके हिसाब से हमको 9 महीने का टाइम था, हमने 4 महीने में कर दिया। फिर उन्होंने सेकंड चांस दिया, उनको टारगेट बढ़ा के 5 लाख कर दिया। जैसे 5 लाख कर दिया, लोगों को लगा इतना कैसे हो गया 5 टाइम्स। तो आपको मैं बताना, मुझे खुशी होती है कि आप टारगेट आपने वो भी अचीव कर दिया, 5 लाख का पूरा हो गया। अब गवर्नमेंट को लग रहा है ये लोग बहुत एक्टिव है, इतने अच्छे हैं। अब गवर्नमेंट टारगेट बना कितना कितना क्या मालूम है, 1.5 करोड़। अब ये समझो हमारा बीएसएनएल का ऑपरेशन प्रॉफिट में आ गया 30 लाख एफटीएच होने से। हमारे अभी तक 30 लाख एफटीएच कनेक्शन लगे पूरे इंडिया में, तो हमारा ऑपरेशन प्रॉफिट चालू हो गया। अगर ये कनेक्शन 1.5 करोड़ लगेंगे तो हमारा क्या फायदा होगा सोचो। हमारा प्यार से अटका हुआ है। हमारी निरंजन का जो मेन इश्यू स्टैंडर्ड पेश किया, निरंजन पूरा टीम का, वो मुझे बार बार टोकता रहता है। मुझे सपना भी आता है निरंजन की तलवार ले खड़ा है, करते ही नहीं, 2-3 करते ही नहीं। सपना भी आता है मुझे, इतना डर आता है मुझे। ये रियलिटी है कि नए बच्चों का नुकसान है, ये गलत है इनका, क्योंकि इनका नुकसान हो रहा है। हर एक का 1 रुपया सैलरी गया तो हमारे जीएमसी जब हमारे जान निकाल लेते हैं, अकाउंट ऑफिसर को पूरा निचोड़ देते हैं कि मेरा 1 रुपया कहाँ से कम आ गया। और ये अच्छे लोग हैं कि 15-20 साल से इनका नुकसान हो रहा है, महीने के 15-20 हजार, फिर भी इसको इतना रिएक्ट नहीं कर रहे। ये सब गलत बातें। और ये क्यों हो गया स्टैंडर्ड पे, क्यों ऐसा हुआ? देखो अभी लोग बोल रहे हैं ऐसे नहीं, कुछ नहीं किया। मैं बता रहा चाहूंगा आपको, ये E1 E2 E3 सब ये मुद्दा चला, हमसे चल रहा था।
हमारा ऑब्जर्वेशन होता है, याद होगा हमारा ऑब्जर्वेशन क्या बात थी, डीओटी कह रहे थे ऑब्जर्व करेंगे आपको E1 में करेंगे, हमने कहा ऑब्जर्व करेंगे E2 में जाएंगे नहीं, तो उस समय निगोशिएशन हुआ और निगोशिएशन में क्या होगा E1 प्लस E2 करके E1 स्केल दे दिया। अब तभी भी मैं बताना चाहूंगा, अगर आपको याद होगा तो मेरा तभी पगार था 7,000, जब ये सेटलमेंट हुआ हमारा पीआरसी मिल गया, मेरा पगार 7,000 से लेकर 28,000 हो गया। इतना ग्रोथ कभी नहीं मिला, उस समय ग्रोथ मिल गया, ये फायदा हुआ। अब लेकिन वो ग्रोथ 2007 के बाद तकलीफ हो गया, क्योंकि जो नए लोग आ गए एक तो उसकी बात ये हो गई, उसके बाद पीआरसी आई नहीं। जैसे निरंजन की बैच है, मुझे जम्मू में एक ने बोला सर आपको तो अच्छा लगता है, हमारे तरफ देखो, हमने पीआरसी चीज क्या होती देखी नहीं है, हमारे तरफ ध्यान दे दो, आपको तो मिल रहा है कुछ ना कुछ तो मिला आपको, पीआरसी क्या हमको समझ नहीं तो पीआर दे दो। मतलब ये उनका दर्द है, शायद ये मुद्दा बहुत जरूरी है। मैं सब जगह बोलता रहता हूँ, मेरा एक मिशन है, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जो जेटीओ है, हमारे जो जेईओ है, उनका कम से कम सैलरी 1 लाख होना चाहिए। इसके लिए नहीं कि हमारा स्लोगन करना है, इसके लिए एक तो पहले उनका काम इतना दिया हमने, अगर आप देखो सबसे ज्यादा काम किसको आज जेओ जेटीओ को, उनके नीचे के फोन मैकेनिक चले गए, क्लार्क चले गए, सब चले गए, और बॉस हमारे जैसे आधा काम उनसे करा लेते हैं। हम जैसे बॉस बोले क्या करते भाई, ये करो तुम ये करो, अच्छा उसका तो करना है, जो निकम्मा है जिस कोई नहीं करता उसका भी काम इसी को लगा देते हैं हम लोग, जिससे काम मैं नहीं ले सकता हूँ, मैं बोलता हूँ तुम यार तुम इसका भी करो। इतना काम बढ़ने इनका पगार क्यों नहीं बढ़ सकता है, इनका काम क्यों नहीं बढ़ सकता। आईटी सेक्टर में हम काम करते हैं, हमारे मिनिस्टर आईटी में आते हैं, आईटी के लोगों को जितना सैलरी इतना हमारा क्यों नहीं हो सकता। आईटी के लोगों का कम से कम सुबह 7 से लेकर शाम को 7 बजे तक ड्यूटी पीरियड है, उसके बाद उनको टेंशन नहीं है। हमारा ऐसा नहीं, हमारा ड्यूटी पीरियड तो 24 आवर्स है। हमारा जेटीओ कभी भी फील्ड में जाता है, कभी फॉल्ट आता जाना पड़ता है, जियो का यह हाल है, रिकवरी के लिए भेजो, यहाँ जाओ वहां जाओ, सब कुछ हमारे पीछे। तो इनका सैलरी जस्टिफाई करते हैं, मिनिमम एक सैलरी होना है। कैसे होगा, पहले तो स्टैंडर्ड पे स्केल हमारा इंप्रूव होना चाहिए, दूसरा हमारा थर्ड पीआरसी मिलना चाहिए। अब थर्ड पीआरसी हमारा नेगोशिएशन फेल नहीं होता, शायद हमारे प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन वो फेल हुआ, 5 साल हो गए, इसमें मेजोरिटी एसोसिएशन का एक पीरियड गया, उसमें एक बार भी चर्चा नहीं हुई। राम साहब ने बताया समय का कारण हमने अभी बीच में फोरम बना दिया, एमटीएनएल बीएसएनएल सभी एसोसिएशन लेके, और उसमें सबकी डिमांड थी कि हम सब मिलके एक काम करेंगे, थर्ड पीआरसी का डिमांड रखेंगे। तो हमारा मीटिंग हो गया, हम वहां से चले गए सब लोग, ऐसा होने पर वहां जाके फिर चालू कर दिया हम सेकंड लैपटॉप पीआरसी नहीं छोड़ेंगे। अरे राम साहब ने समझा भाई तुम्हारा हमारा बात हो गया, तुमने उस दिन यहाँ की क्यों बोल रहे हो, बोले नहीं हमारा स्टैंड यही रहेगा। फिर उसके बाद जो मीटिंग क्लोज हो गया, उसके आगे चर्चा नहीं हो रही। अब इसमें बात होती है, मुझे भी सवाल पूछा जाता है, पहले आप क्या लेंगे, स्टैंडर्ड पे स्केल लेंगे या थर्ड पीआरसी लेंगे, पहले क्या लेंगे, ऐसा सवाल पूछता है। मैंने ये बताता हूँ और आप भी मुझे सहमत होंगे, पहले जो मिलेगा वो ले लूंगा, ये हमारा स्ट्रेटेजी होना चाहिए। हम ये नहीं बोलेंगे कि ये नहीं मिल रहा है ये नहीं लूंगा मैं, अरे जो मिला जेब में डालो फिर आगे बढ़ो। कैसे बोलेंगे, देखो स्टैंडर्ड पे स्केल होना जरूरी है। कुछ लोगों ने कंफ्यूज किया है कि अगर ये थर्ड पीआरसी होगी स्टैंडर्ड पे स्केल होगा ही नहीं। ये बात ध्यान रखो, स्टैंडर्ड पे स्केल बिगाड़ने के पीछे कोर्ट केस है। कोर्ट में लोग गए, कोर्ट में क्या अपील किया, दलील किया उन्होंने कि हमको स्टैंडर्ड पे स्केल मिलना चाहिए। कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया भाई इनको स्टैंडर्ड पे स्केल दे दो, डीओपीटी का ऑर्डर है, सब कुछ दे दो इनको। जैसे फिर वो दिया ऑर्डर डीओटी ने इंप्लीमेंट नहीं किया। जैसे इंप्लीमेंट नहीं किया, जो कोर्ट में गए थे उन्होंने क्या कर दिया, कंटेम्प्ट कर दिया इसके ऊपर। कंटेम्प्ट मतलब सीएमडी साहब, वो हमारे सेक्रेटरी डीओटी, उनको कोर्ट में हाजिर होना था। तो सीएमडी साहब तो जान रहे थे कि हमारी प्रॉब्लम है, मैं जानता हूँ प्रॉब्लम है, कुछ करना है, उन्होंने कुछ ज्यादा कुछ किया नहीं। लेकिन सेक्रेटरी डीओटी ने सबको बुलाया, कंटेम्प्ट आ गया इधर, तो तुम क्या कर रहे हो, क्यों कंटेम्प्ट आ गया, उन्होंने पूछा कंटेम्प्ट आ गया क्या हुआ है, तो उनका डिमांड है, कोर्ट ने डायरेक्शन दिया स्टैंडर्ड पे स्केल करो, क्यों नहीं करते हो। बोले सर पैसा जाता है, वो पेंशन का कॉन्ट्रीब्यूशन कैस्केडिंग इफेक्ट है, वो जो लोग बोलते थे। उन्होंने बोला तुमसे उससे क्या मतलब है, कोर्ट का ऑर्डर क्या, मुझे उतना कंप्लाई करना है, मुझे बाकी कुछ करना नहीं। बोले क्या ऑर्डर है, कोर्ट ने बोला स्टैंडर्ड पे स्केल करो, फिर करो। बोले सर क्या कर रहा है, आप उसको E1 कर दो। E1 ये का कोर्ट के डायरेक्शन की इसको लेके उन्होंने कर दिया। वो 17 में ऑर्डर निकाला, बीएसएल को उसका सब निरंजन के पास आता है, कोर्ट बीएसएल में आया, बीएसएल ने फिर से लिखा है हम ये करेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। उसके आगे जो ये लास्ट लेटर 17 में 18 में गया था ना, लास्ट लेटर कभी गया था, 17 में गया था, उस 18 उसके बाद कोई लेटर बीएसएल से गया नहीं। अब वो लेटर गया जब हमने एजिटेशन किया, 66 स्ट्राइक किया, उसके कंक्लूडिंग में लेटर गया, 2 मुद्दे की डिमांड इसके ऊपर बताओ। तब डीओ लिख के भेजा है, ऑलरेडी हमने इस मैटर को आपको रेफर किया, आप इसको इंप्लीमेंट करो। अब इसके ऊपर निरंजन ने बहुत मेहनत की, हमारा डिप्टी से बात चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, हमने एक लेवल तो बना दिया कि ये मुद्दा जिंदा है। अदरवाइज जिस पहली मीटिंग में सीएम साहब से मिले थे उन्होंने कहा था आपका एजुकेशन चल रहा है, 2 मुद्दे भूल के बात करो, सीपीएसयू के हायरार्की और स्टैंडर्ड पे स्केल, ये मुद्दे होंगे नहीं, इसको हमने क्लोज कर दिया है और ये मेजॉरिटी एसोसिएशन मान गई है। आप इसमें चर्चा करना, इसमें चर्चा नहीं होगा, लेकिन हमारा निरंजन ने कहा था, हमने सब मिलकर इसको आगे बढ़ाया, तो मुझे उम्मीद है
डीओटी ने एक जगह लिख के दिया, ये हमारे अंडर कंसिडरेशन है। निरंजन हो लेटर भी आप शेयर कर सकते हो, डीओटी ने लिखा है कि हम इसको रिव्यू करने के पीछे भी है, और मुझे पूरी उम्मीद है इसके बाद हमारा प्रोडक्ट रहेगा। स्टैंडर्ड पे स्केल, थर्ड पीआरसी, बहुत मुद्दे हैं, बहुत चर्चा होगी, लेकिन अभी 15 दिन का समय है। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि 15 दिन पे आपको काम करना है, जैसे हमारे भवन जी करते रहते, मेरे पीछे लगे रहते। तो ये 15 दिन आप सब लोग इतना काम करिए, यहाँ बैठे हुए किसी ऑफिसर से मुझे कोई तकलीफ नहीं कि वोट नहीं देगा। इसमें सेवा के तो मैं खासकर देख रहा हूँ, जिस राम साहब आते हैं उनके लोगों को मिलकर एकदम चार्ज हो जाते हैं। मैं आंध्रा में गया, तेलंगाना में गया, यूपी, सब जगह गया, जो सेवा के लोग कई के मैंने देखा, सेवा के जो ऑफिस बेरर्स है वो हमसे ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। उनका जो लगाव मुझे इतना खुशी हो रहा है, बताता हूँ मैं आपको। जैसे मैं पहले काम करता था 2020 के पहले, ऐसा मुझे लग रहा है सेवा एसएनए का जो गठबंधन है एकदम जोश पे आ गया है और आगे बढ़ रहा है। ये मुझे खुशी है, मुझे बता रहा हूँ। और बीच में मुझे दर्द हुआ था कि 200 जो मेरे वोटर थे एसएनए की, मेरे मेंबर थे, उन्होंने मुझे वोट नहीं किया था, बोले हमारा सेवक वाले ने। तो मैंने उसको सुधारने का प्रयास किया, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही हमने कोलैबोरेशन बाकी लोगों से किया। सिबो एक एसोसिएशन है, कोऑपरेटिव ऑफ बीएसएनएल ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन, उनका भी एलआईसी का मुद्दा है। जैसे इसमें निरंजन का बहुत बड़ा योगदान है, मैं निरंजन को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट करके उसमें आगे तक लाया। मैं सिर्फ साइन करने के लिए बचा था, मैंने साइन कर दिया। निरंजन, मैं उसको धन्यवाद देता हूँ आपको। तो सिबोवा ने खुद आके साथ दिया। उसके बाद हमारा सेवा का बात चल रहा था, उन्होंने हमको साथ दे दिया। और उसके बाद आप देखो, उसका अभी एआईबीएसएन ओए हमारे साथ आ गया, उन्होंने हमको समझ लिया कि हम ऐसा काम करना चाहते हैं। उसके आगे ये ओए के बाद अब हमारा दिव्यांगजन एसोसिएशन, जो हमारे कुछ भाई है, हमारे बहने हैं कि हैंडीकैप कोटे में रिक्रूट हो गए, उन्होंने हमको सपोर्ट किया। अभी हमारे 5 लोगों का एक फोरम बन गया, 5 स्टार अलायंस। जैसे ये इसको पकड़ के 5 स्टार अलायंस बन गया है, और 5 स्टार अलायंस को एक अपना स्टेटस होता है। उसी तरीके से हम काम करेंगे। हमको जिस तरीके से आपने उठाया है उस तरीके से हम काम करना पड़े। फिर हम 5 स्टार बनने के बाद वही बात करेंगे, आईगोटा का ये नहीं करता, वो नहीं करता, इससे क्रम नहीं करेंगे। हमारा फोकस रहेगा, देखो एसोसिएशन बनाई गई वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए, एसोसिएशन के लिए बनाएगा आपस में लड़ने के लिए। तो मुझे गाली दे दो, अभी व्हाट्सएप में बहुत कुछ चल रहा है, इतना चलेगा कि पूछो मत। वो लोग परेशान हो गए कि डालते रहो। उनका ये लग रहा था कि व्हाट्सएप में लड़ाई जीत जा सकती है, जैसे बाकी ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में आपको काम करना पड़ेगा। और एसएनए का जब मैंने पहले कहा, मुझे बताया था चलेगी नहीं, तब मैंने देखा था डीएस इतने अच्छे, सीएस इतने अच्छे, क्यों नहीं एसएनए चलेगी। और आप ये जिस तरीके से हम चल रहे, मुझे पूरी उम्मीद है। थोड़ा पूरे पहले आशा थी कि हम मेजोरिटी बन जाएंगे, राम साहब आ गए तो आशा बढ़ गई, उसके आगे बाकी लोग आ गए तो आशा और बढ़ती जा रही। मैं तमिलनाडु में एक मुझे भाषण करा था, तो उसने एक चिंता देख के मुझे बोला, अरसों साहब चिंता मत करो, अभी ये बीएसएनएल का कोरोना खत्म हो जाएगा। मतलब क्या बोल रहे भाई, मेरे वो पर्सनली बात। तो बोलता बीएसएनएल का कोरोना खत्म हो जाएगा। बोला कोरोना तो कभी खत्म हो गया, उसको तो 2 साल हो गया अभी हम। नहीं बोले सर, वहां का हो गया, बीएसएनएल का भी कोरोना बचा है। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों बोल रहे, बीएसएनएल में कोई बीमार है अभी? नहीं बोले सर आप समझो। बोले देखो सर, जैसे कोरोना आया था तब सब टेंशन में थे, हर आदमी परेशान था, ऐसा एक कोरोना बीएसएनएल में अभी एग्जिस्टेंस में है, वो सबको परेशान कर रहा है। बोले समझा नहीं। बोले सर वो कोरोना जो आईआईटी बन के घूम रहा है, हम मसीहा है इसके उसके। मैं बोला यार उनका ऐसा कोई रोल नहीं है, वो करते प्रयास अपने। बोले सर आपको नहीं मालूम, उन्होंने इसी तरीके से परेशान कर दिया। और आपने क्या, हमने क्या कर दिया, हमारे सब लोगों ने सोचा, हमने पहला लाया इसका, जैसे कोरोना में क्या किया था, वैक्सीनेशन लाया गवर्नमेंट। तो ऐसा बोले हमने वैक्सीनेशन लाया, विशाखापट्टनम में एसएनए का 2.0 का वैक्सीनेशन आ गया, उससे कोरोना थोड़ा स्टेबल हो गया, बढ़ना बंद हो गया, और उसके लोग मरना बंद हो गए, बीमार पड़ते थे ठीक होते थे। तो भी हमने 1 साल देखा कुछ नहीं हो रहा। उसके बाद हमने सोचा इसको पूरा ही बंद करना है कोरोना का बीमारी, तो हमको क्या करना है, एक बूस्टर डोज लाना चाहिए। तो उन्होंने बूस्टर डोज लाया सेवा का, सेवा का बूस्टर आगे बढ़ा दिया। अब उसके आगे बाकी भी जो छोटे मोटे लोग जो हमारे बड़े हैं, जो अलायंस है, उससे पूरा हो गया। उसने मुझे कहा सर आप अभी कोरोना बीएसएनएल का खत्म हो जाएगा, इसके बाद कोरोना के जो विषाणु है वो भी हमारे साथ मिलकर अच्छा काम करेंगे। विषाणु को भी अच्छा बनाना भी आता है, ऐसा साइंटिस्ट कहते हैं कि विषाणु हर जगह लगते हैं, कि जरूर नहीं कि विषाणु की सिवा जिंदगी जी पाएगा। तो उनको साथ में लेकर चलेंगे। देखो ऐसा है, एआईजेटीओ कोई खराब संगठन नहीं है, वो भी अच्छा सोचते हैं, लेकिन उनको कोई यूज कर रहा है। अगर आप उसका एनालिसिस करेंगे, उसको कोई तो डिवाइड रूल पॉलिसी में यूज कर रहा है, वो हमको समझना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं समझ पाए तो हमारे से ज्यादा कोई वोट नहीं होगा। कोई आज बताओ किसके लिए आपने मुझे जेस बनाया, कि आपके मुद्दों को मुझे रखना है उधर। अगर मुझे रखना ही नहीं तो मैं किसके लिए बनाया। राम साहब ने जैसे कहा कि वो बोलते हम करते थे, अरसू साहब में आते थे। एक मीटिंग चल रही थी, हम सब बैठे थे, और मीटिंग में ऐसी बात हो गई, तो राम साहब ने कहा आपको लड़ना पड़ेगा, आप मेजोरिटी है। तो उन्होंने कहा परसों साहब समझाओ, वो भी आना चाहिए मेरे साथ। मैंने बोला देखो भाई, मैं तो सपोर्ट एसोसिएशन हूँ, मेरा रोल है आपको सपोर्ट करना, जिस ढंग से मैं करना चाहता हूँ उतना मैं कर रहा हूँ। बोले सर आप, उसमें से एक लीडर ने कहा अर्जुन साहब ऐसा मत बोलना, हम भी आपको ऐसा ही सपोर्ट करेंगे। तो राम साहब ने इसको पकड़ लिया,
बोले क्या तुम अभी से मान रहे हो अर्जुन साहब मेजोरिटी बन गया, तुम सपोर्ट एसोसिएशन बन गया? तुम बोले नहीं, तो ऐसा क्यों बोलते हो कि हम भी ऐसा सपोर्ट करेंगे, तुम तो मेजोरिटी हो, तुमको आगे बढ़ना है ना। तो फिर उसने कहा सर हम तो सपोर्ट मेजोरिटी बनने के लायक नहीं थे, आप लोगों ने, ये शिवसेना के लोगों ने नाराज होकर हमको वोट किया, तो हमारी मेंबरशिप कहाँ थी? देखो एक बात ध्यान रखो, कोई भी डिवीजन केडर बेस, LIC बेस, DR बेस, ये ग्रेजुएट इंजीनियर, नॉन ग्रेजुएट में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे साहू जी ग्रेजुएट, सब ग्रेजुएट में भरी है, कोई बाकी आता ही नहीं है, तो कहाँ से हम डिप्रेशन करेंगे? इसी डिप्रेशन से हमारा नुकसान कर रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा हक होता है। अभी एक रिसेंटली प्रमोशन हो गया JTO DSD, तो उसमें JTO प्रमोशन हो गया, उसने मुझे कहा कि सर थोड़ा गड़बड़ हो गया, प्रमोशन तो आपने कर दिया लेकिन मेरे घर में खुशी नहीं आई। बोला क्या हुआ? उसने कहा वाकया बताया, उसने बताया मैं सर मिठाई लेके, जैसे प्रमोशन हो गया, मिठाई लेके घर ऑफिस में बांटा, घर लेके गया, घर में दिया, बच्चे ने तो खा लिया, बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछा नहीं, लेकिन मेरे मिसेज ने मेरा इंट्रोडक्शन कर दिया। बोले प्रमोशन हुआ, तुम्हारा क्या प्रमोशन हुआ? तो बोले मैं SD बन गया। अच्छा SD का क्या काम होता है? तुमको अभी क्या गाड़ी मिलेगी? बोला गाड़ी तो नहीं मिलेगी। तो तुमको क्या मिलेगा? तो बोले SD बन गया अभी। तो बोली उसकी मिसेज ने फिर पूछा काम कितना बढ़ेगा, नहीं बताया कुछ भी। उसने बोला कि आपका पगार कितना बढ़ गया? बोला पगार तो बढ़ा नहीं है, तो सीधा आदमी ना, उसने बता दिया। तो बोले पगार नहीं बढ़ा, तुम्हारा क्या प्रमोशन हो गया? नहीं बोले हो गया प्रमोशन। अरे बोले तुम्हारा जिस पगार बढ़ा नहीं, प्रमोशन कैसे होगा? उसने बेचारे ने ऑर्डर निकाल के दिखाई, देखो मेरा ऑर्डर है। बोले ऑर्डर का मुझे कोई फायदा नहीं, तुम मुझे सच बताओ पगार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बोला नहीं बढ़ रहा है। फिर तुम्हारा डिमोशन है, प्रमोशन काय को पेड़ा बांट रहे हो, काय को मिठाई बांट रहे हो, उल्टा तुमने खर्चा करके आए हो 500 रुपए मिठाई का, वापस देके आओ मिठाई। क्या मतलब? पगार बढ़ा ही नहीं, तुम क्या करना चाहते हो? कैसे तुम आगे बढ़ना चाहते हो? देखो जो मिल रहा था उसको भी हम गवा रहे हैं। मैं आप बताना चाहूंगा, जब मैं JTO ऑफिस SD ऑफिस बना था, मुझे 5 इंक्रीमेंट फायदा हुआ था। आज कुछ नहीं मिल रहा है, ये आपस में झगड़े कारण नहीं मिल रहा है, ना AIJT खराब है ना SNA खराब है। हमको सबको मिलके PSU का जो पॉलिसी है, PSU में होता है एक एसोसिएशन यूनियन। अब बाकी PSU फायदे क्यों हो रहे हैं कि वहाँ मल्टीपल एसोसिएशन है नहीं, वहाँ एक ऑफिसर एसोसिएशन होता है, उसके मुद्दे रखते हैं, निगोशिएशन करते हैं, जो बनता है ले लेते हैं, दोनों मिलके खाते पीते क्या करना है। यहाँ तो सब रोने का बात, आपस में लड़ रहे हैं। ITS जो डिप्यूटेशन है और जो ITS अफसर हो गए, उसमें फर्क देखो। जो ITS डिप्यूटेशन उसको लिए 4 लाख सैलरी है उसी काम के लिए, और जो अफसर हुआ उसके लिए 2 लाख सैलरी, क्योंकि कोई PRC मिले नहीं। CM साहब को मैंने एक दिन कहा कि सर आप PRC करो, नुकसान हो रहा है। बोले नुकसान तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा है, मेरा महीने का 98,000 का नुकसान हो रहा है, मुझे भी चाहिए, लेकिन पॉलिसी देखो, फाइनेंशियल कंडीशन देखो, सोचो। अब मैं बताना चाहूंगा, धीरे धीरे बात बदल रही है। हमारा 3 साल में BSNL ऑपरेशन प्रॉफिट में आया, उसमें आप सबका योगदान है। और आपके जो मंत्री जी है हमारे अश्विनी वैष्णव जी, वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया इस उड़ीसा में कि मैं BSNL से प्रॉफिट नहीं चाहता हूँ, सेवा चाहता हूँ। मैं धन्यवाद दूंगा उनको। आज जो BSNL को रिवाइवल पैकेज मिला है, मुझे लगता है गुजरात का जगन्नाथ जी का आशीर्वाद होगा, उन्होंने हमको सपोर्ट किया और उन्होंने मंत्री जी खुद आगे बढ़े हैं करके हमको पैकेज मिला है। अदरवाइज 2 लाख करोड़ का पैकेज BSNL मिलना मुश्किल ही था। मैं उनको धन्यवाद दूंगा। लेकिन क्या है कि जब हमारी बात आती है तो वो मानते नहीं कि हम काम करते हैं, तब बोलते हैं आपका प्रॉफिट होना चाहिए, ऑपरेशन होना चाहिए, ऑपरेशन प्रॉफिट होना चाहिए। हमें पीछे पड़े हैं। मुझे पूरी उम्मीद है अगले लोकसभा इलेक्शन के पहले हमको ये जो हमारा PRC है, थर्ड PRC जरूर मिलना चाहिए। अगर अभी नहीं मिला तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगे, उसके लिए आगे हम करेंगे, चिंता मत करो। PRC नहीं मिला तो उसको कैसे सेटल करना हमारा काम है, आप दुखी मत होना, क्योंकि आप टेंशन रहेंगे तो क्या करना है। हम लोग किसके लिए चुने? आपने इसके लिए चुने कि हमको देखना है, हम इसको ध्यान रखेंगे। आप समय कमी है, जगदीश जी परेशान हो रहे हैं, उनको उधर ही मीटिंग करना है। अब इसके क्या है, मैं आया हूँ आपका आशीर्वाद देने के लिए, बस इतना ध्यान रखिए, ज्यादा एक्साइट मत हो जाइए। क्योंकि मुझे कर्नाटका मिला, मीटिंग में गए थे, उसने भाषण सुन लिया, उसके बाद उसने मुझे बोला अर्जुन साहब अभी मैं बहुत आपका राम साहब का भाषण सुन के, आपका सुन के मुझे अच्छा लगा और मैं बहुत मोटिवेट हो गया, मैं आपको 2 वोट दूंगा। मैंने कहा 2 कैसा देगा भाई? बोलते मुझे लगा उसकी मिसेज वगैरह JTO होगी या BSNL में सर्विस होगी। मैं बोला तुम्हारी मिसेज सर्विस में? नहीं बोले फिर 2 कैसा देगी? बोला अर्जुन साहब इसने सामने 2 स्टैम्प लगा दूंगा। मैं बोला इतना एक्साइट मत होना यार, 2 लगा क्या होगा, नुकसान तो जो दे रहा है वो भी खराब कर देगा। तो इतना भी मोटिव मत होना कि हम डबल गलत काम करें, अच्छा काम करना चाहिए, ध्यान से करो। देखो BSNL में एक अच्छी एसोसिएशन बनाना ये हमारा काम है, बाकी बाहर से कोई नहीं करेगा। जो थर्ड MU है वो डिसाइड करेगा आपको थर्ड PRC मिलना है कि नहीं मिलना। इससे थर्ड PRC नहीं मिलेगा आपको 4th PRC लॉक होगा। हम सर्विस इसके लिए करते हैं कि हमको सैलरी मिलना चाहिए, हम किसी के लिए सर्विस करते हैं घर में बहुत पैसा पड़ा है या खाली आके टाइम पास करें, ऐसा कोई नहीं करता। हमारा काम है कि हमारा सैलरी मिलना चाहिए। और सैलरी मेरा जो मानना है, अब जो PRC होगा उसके बाद होना क्या है, गवर्नमेंट ने जो BSNL के पॉकेट में 2 लाख करोड़ डाले थे, उसमें से जो हमारा हक का पैसा है वो हमारे पॉकेट में लाने के लिए आपको एक एडवोकेट चुनना है। अगर आपने एडवोकेट सही चुना तो आपका काम आसान होगा, नहीं चुना तो आपका काम ऐसे बिगड़ते रहेगा। बेस्ट एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, हमारे सलमान खान जो हीरो है फिल्म के, इन्होंने केस बन गया हिरन मारा कर,
कोर्ट केस चली, सब कुछ चला और उनको जेल में जाने का समय आ गया। सब लोग देख रहे थे अभी गया 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 गया, उन्होंने क्या कर दिया, जेल जाने का भूल गया। उन्होंने एक सबसे अच्छा वकील साल्वे जी को ले लिया। उन्होंने हरीश साल्वे जी वकील बन गए, अभी तक जेल में गए नहीं। हरीश बेचारा परेशान ऊपर बोलता है बंदूक लगा के, मुझे किसी ने मारा नहीं, मैंने अपने आप को गोली मार दी। मतलब क्यों? अब उन्होंने अच्छा एडवोकेट अपने लिए एंगेज किया, तभी उनका काम बना। अब मैं एडवोकेट अच्छा एंगेज करो, आपका भी काम बनेगा। आप क्यों ऐसे सोचते हैं कि मेरा बैचमेंट है? निरंजन को और मेरे में फर्क क्या है? मैं बुढ़ा आदमी हूँ, बहुत तक खाया हूँ। अब ये खुद जाके बात करेंगे, इनको नहीं मानेंगे। अब मैं खुद बोलता हूँ तो मानते नहीं। मैं जैसे देखा आपके इशू पे बात करता हूँ, इन्होंने मुझे लड़का दिया अभिषेक करके। पहले मैं जा रहा था, बोलते अरसुल जी आप इसमें मत पड़ो, आपका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मैंने इनको जो अभिषेक करके इन्होंने दिया था, खुद आते नहीं, आ नहीं सकते हर बार, तो उसको लेके जाते थे। तो उन्होंने मुझे वहाँ, मैंने उनको बोलता था सर देखो यार बच्चा इसका प्रॉब्लम है, तो बोलते क्या प्रॉब्लम है, जैसे बताते अभिषेक, तो बोलते थे सही प्रॉब्लम है। मतलब मैंने ये देखा, भगवान खुद आया, माँ बोल रहा है कि भगवान हूँ, मुझे 10 रुपए दे दो, लोग देंगे नहीं। लेकिन वो बोले कि भगवान के नाम पे 100 रुपए दे दो, भिखारी को 100 रुपए दे देंगे। मैंने ऐसा देखा, तो इसके लिए हमने सोचा कि जो रियल अफेक्टेड पार्टीज है, जो बीएसएनएल के परेशान लोग हैं, उनको हमने सामने खड़ा किया। आज जो बातें हो रही है, इसका फायदा ये हुआ कि हमारे यंग लोग जाके आगे बात करें और उनके मुद्दे को रख रहे, और मेरा काम है इसको फैसिलिटेट करना। जनरल सेक्रेटरी मैं चाहता हूँ कि जिसके जिसके प्रॉब्लम उसको आगे बढ़ाएंगे, दिव्यांगजन एसोसिएशन हो, बीएसएनएल या वो हो, बाकी हमारे सेवा के लोग हैं, हमारा इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। जहाँ प्रॉब्लम आएगा उनको साथ में लेकर हम चलेंगे, और इसी तरीके से हम यूनाइटेड रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। मैं तो ये चाहता हूँ कि एआई बेसिक लोग जिसके बारे में बात करें, वो भी हमारे साथ आए, हम सब मिलकर एक बीएसएनएल को अच्छा बीएसएनएल बनाए, तो भी हमारा काम आसान होगा, नहीं तो इससे ज्यादा करा भी नहीं। तो साथियों, मेरे समय बहुत है बात करने के लिए, मैं हाँ समय बहुत है, प्रमोशन के बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय की कमी है। मेरे पास बहुत समय, आपके पास कम है, क्योंकि 2 मीटिंग रखा है। इसमें वो आगे सुनेगा, अच्छी बात है बच्चे, लेकिन बात ध्यान रखो, हमारा मेजर जो प्रॉब्लम आ रहा है प्रमोशन पे आ रहा है। जेटीओ टीएसडी प्रमोशन कोर्ट केस फंसा है, उसमें वैकेंसी बढ़ाने का हमने ऑलरेडी लिया है। रिस्ट्रक्चरिंग में जो काम लास्ट टाइम नहीं हुआ था, हमने पीछे बढ़ के, मैं हमारे मनीष समाधिया जी जो प्रेसिडेंट है उनको धन्यवाद दूंगा कि अजय जी उन्होंने मुझे प्रेशर करके, हम मेरे पीछे पड़ गए थे कि इसको बढ़ाओ। तो वैकेंसी क्या हुआ, मैनेजमेंट ने पूरा वैकेंसी खा लिया। जो 2011 से लेके 2020 तक का एलडीसी कोटा का वैकेंसी खा लिया, रिजर्वेशन का कोटा खा लिया, पूरा खा गया। वो बोलते हमने रिस्ट्रक्चरिंग कर दिया। कैसा रिस्ट्रक्चरिंग कर दिया? तो उन्होंने किसी ने बोला नहीं, वो मैं अपने टर्म में उठाया, और रिस्ट्रक्चरिंग नॉर्म्स की रिव्यू करने के लिए बात चल रही है। बहुत सारी वैकेंसी बढ़ने का चांसेस है। मेरा जो आशा है, जेटीओ टीएसडी में कम से कम 3000 लोग प्रमोट हो जाएंगे, और 1200 लोग हमारे बीएसएनएल में डीजीएम बनने के लायक बने, वैकेंट खाली पोस्ट पड़ी है। साहब अभी लोग अपने करते होंगे, इनको रेगुलर करना है, लोग बोलते हैं इनको पीछे क्यों पड़े हो। तो मैं बोला इनको जब नहीं बनाएंगे तो जगह खाली करे, आगे कैसा जाएगा? ये जगह खाली करेंगे तब एजेंट कुछ आगे बढ़ सकते हैं। तो जो डीजीएम बनेंगे उसकी 1200 पोस्ट खाली होगी, तो 1400 लोग एसडी टू एजेंट बनेंगे, 1600 लोग कम से कम जेटीओ टू एसडी बनेंगे, इसी लेवल पे। और जो बाकी जेई है वो 2000 जेई जेटीओ से बन सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके से काम है हमारे बीएसएनएल में करने लायक काम है। ये टू सीओ प्रमोशन, आप देखो उसमें भी हमारे लोग फंसे हुए। वो गए साल 2022-21 में ही एलिजिबल हो गए, 15 दिन कम पड़ रहा था उनको। तभी सीएम साहब को रिलैक्स करने बोला, वो नहीं किया उन्होंने। हमने कितने पीछे पड़े, वो रिलैक्स नहीं किया। लेकिन जो मैनेजमेंट का काम करते हैं उनके लिए डीजीएम, जिस दिन डीए बन के उसको रिलैक्स करके डीजीएम को एलिजिबल कर दिया। ऐसे काम हो जाएंगे बीएसएनएल में, और आप उसकी भी खुश हो, इसके लिए अपोज नहीं करते हो। जो डी बने हैं, जैसे राम साहब ने बताया, पहले कहा कि हम नहीं लेंगे प्रमोशन, जैसे आगे ले लिया, फिर उसके बाद जैसे डी प्रमोशन हो गया, फिर ये आ गया एमएसआरआर, नहीं तो आता ही नहीं। तो डी नहीं होता क्योंकि उनको लगा कि मैं एलिजिबल हो गया, अभी मुझे अलाउ करो। लेकिन जो 2 साल पहले एलिजिबल, उसका तो चिंता नहीं है। तो ये टू सीओ प्रमोशन भी कोर्ट फंसा हुआ है, डीजीएम टू एजीएम टू डीजीएम वो भी दोनों कोर्ट फंसे हैं, उसमें हम काम कर रहे हैं। हमारा वकील एडवोकेट वहां सही से ढंग से प्रोडक्ट नहीं कर रहा है, और केस में कोई दम नहीं है। कोर्ट ने हियरिंग पूरा कर दिया, डिसीजन नहीं दिया। हमने सीएम साहब को सबको बातें बताई है, उन्होंने कहा ये हियरिंग को देख लेते, इसके बाद जो हियरिंग होगा, इसके बाद अगर क्लियर नहीं हुआ तो हाईकोर्ट में अपील करेंगे बीएसएफ तरफ से, इसको केस को क्लियर करो। अगर बीएसएफ नहीं करेगा, हम अपील करेंगे स्टे विकेट करो। हम इसमें पार्टी बनेंगे, और हमको करना पड़ेगा कि हमारा प्रॉब्लम हो रहा है, हमारे लोग परेशान है, ना तो हमारे एसडी बन रहे हैं, ना एओ बन रहे हैं, ना एजीएम बन रहे हैं, डीजीएम बन रहे हैं, सीओ बन रहे हैं। हम क्यों परेशान रहे? पोस्टें खाली पड़ी है और एक गेम नहीं चलेगा। इसका पीछे पड़ेंगे, जरूर करेंगे। मुझे उम्मीद है, अच्छा लगता है कि हमारे कार्यकाल में 2012 में एमएसआरआर आने के टेंशन में बहुत सारे लोगों प्रमोशन हो गया, और जो बच्चे हैं उनका भी करना है प्रमोशन। बहुत पैसा का कोई खर्चा नहीं, बीएसएफ को कुछ खर्चे नहीं करना है। सीपीएससी पॉलिसी इतनी बड़ी बनाई थी, बढ़िया बनाए थे लोगों ने, उसको बोला हाफ कुकड पॉलिसी है। हाफ कुकड पॉलिसी कुक करने के लिए उनको 3 साल में एक समय मिला ही नहीं, कुकर नहीं मिला, प्रेशर कुकर मिला, कुछ हो नहीं रहा, तो वो कर नहीं पाए। हम इसको छोड़ेंगे नहीं।
हमारा ये देखो सीपीएस हो नहीं, उससे कोई ज्यादा ये नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा एजीएम तक का प्रमोशन टाइम बाउंड हो जाए, एजीएम हो सीओ प्रमोशन टाइम बाउंड हो जाए, तब हमारा काम होगा। उसके आगे जो प्रमोशन होगा, हमारा कंपटीशन होगा, कुछ होगा, हम देखेंगे, लेकिन हम करेंगे। और मुझे उम्मीद है जो हमारे यंग बैच है, जैसे निरंजन है, इनकी पूरी टीम है, इनको कम से कम जीएम बनने का मौका हमको देना पड़े। तब से हमारा सपना है, जब मैं ज्वाइन किया था हमको बोल दिया तुम डीजीएम क्या बनेगा, तुम तो एसडी नहीं बनेगा, डीजीएम बात ही मत करो। लेकिन आज उम्मीद है हम लोग पहुंच गए, वहाँ डीजीएम तक आ गए और आगे बढ़ते रहेंगे। इसी तरह से निरंजन की जो बैच है उनको जीएम बनने का मौका होगा। साहू साहब को भी जीएम बनने का मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि निरंजन तो आगे है, उसके आगे बहुत लोग बैठे हैं, इनको बाद में बोलेंगे कि मेरा तो बात नहीं किया। एक बार ऐसा हो गया, मैं जो लुधियाना हैदराबाद में बात किया था सीडब्ल्यूसी में, मैंने कहा जेटीओ का सैलरी बढ़ना चाहिए, तो एक डीजीएम ने मुझे पकड़ा, एजीएम था, वो बोलता है अर्जुन साहब आप तो नए बच्चे की बात कर रहे हैं, हमारा बात करते नहीं। बोला क्यों? बोला आपने हमारा पकड़ बात नहीं किया। मैंने उसको समझाया भाई जब जेटीओ का बढ़ेगा तो हमारा तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा ना, हर चीज बोलनी थोड़ी होती है, कुछ चीजें अपने मन में रखनी पड़ती है। हाँ बोले सर ये बात सही, सर तो समझा करो। ऐसी बातें बहुत सारी चीजें हो जाएगी, बस हमको अभी इस एमयू पे ध्यान रखना है। 15 दिन आपको काम करना है, 15 दिन के बाद सब काम मुझे करना है। निरंजन और जगदीश मेरे पीछे बंदूक ले खड़े हैं मुझे परेशान करने के लिए। मैं जानता हूँ कि देखो ये काम करने का मौका कभी कभी मिलता है, ये जीएस बनने का मौका मिला, सीखने को मिला, काम करने का मौका मिला, ये सब नसीब से मिलता है। और हमारे सीएम साहब ये बोलते हैं मैं सीएम नहीं बना हूँ तो उसमें कोई तो मेरी पुण्याई होगी या मेरे पिताजी की पुण्याई होगी, तो मुझे काम करने का मौका मिला। इतने लोग बड़े, सबको थोड़ी मौका मिलता है, इस तरीके मुझे मिला। मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छे से थोड़ा सा परस्यू करके सीएम साहब से, अभी किसी ने कहा जगदीश जी कह रहे थे सीएम से पंगा लूंगा, मैं तो ठोक के बात करूंगा, इससे काम नहीं चलेगा। अभी सामने वाला पार्टी कैसा है उसको देख के बात करना पड़ता है। अब सीएम साहब स्ट्रांग है, मिनिस्टर स्ट्रांग है, तो हाथ पटक के क्या होने वाला है, हमारा हाथ टूट जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लीडर का काम होता है सामने क्या पोजीशन उससे देख के अपने हथियार निकालना है। धनुष की जरूरत धनुष निकालो, तलवार की तलवार निकालो, वहां कुछ जरूरत है तो निकालने की क्या जरूरत है। मेरा ये मानना है निरोशन से हमारे काम निकल जाएंगे। ना तो मुझे लोग ब्लेम करते हैं कि अर्जुन स्ट्राइक को डरता है, तो वो स्ट्राइक के लिए मेरे साथ जैसा कोई आदमी करता नहीं, हमने बहुत किया है, डर तो बिल्कुल नहीं है। मुझे डर इसका लगता है स्ट्राइक होने के बाद ना तो मेरे शटल हो गए, ना तो लोगों का सैलरी बचा पाए। अगर ये शटल हो गए इशू तो अच्छी बात है, सैलरी कट कर देंगे, लेकिन ना इशू शटल हो रहे, ना सैलरी कट करना बंद हो रहा है। मुझे एक ने सवाल पूछा था आपका अचीवमेंट क्या है, मैंने कहा सिर्फ मेरा 1 साल का अचीवमेंट है, आपका सैलरी मैंने कट हो दिया स्ट्राइक में। बाकी चीजें होती रहेगी साथियों, आपको निकलना है, सबको जाना है। मैं धन्यवाद दूंगा, बहुत बढ़िया। और मैं चाहता हूँ जगदीश जी हमारे बोल रहे 60-70%, लेकिन किसी 70% काम में सुन के खुश हो गया। मैं आपको कहूंगा 70% अगर आपने मुझे वोट दे दिए ओडिशा से, मैं आपको गारंटी देता हूं हमारे जो मिनिस्टर है आदरणीय मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी, उनसे आपको जो चाहिए उसी तरीके से हम आपको प्यार से ला दे सकते हैं। स्टैंडर्ड पे स्केल उन्हीं के हाथ में है, मुझे जरूरत आपका पड़ेगा, आप उसके लिए भी सपोर्ट करना है। जगन्नाथ जी का आशीर्वाद है तो हम आगे बढ़ेंगे। जगन्नाथ जी का प्रसाद आपने खिलाया, मुझे पूरी उम्मीद है, लास्ट टाइम भी कहा था, और मुझे कोई डाउट नहीं लगता कि हमारे छोटे मोटे इशू मानने से गवर्नमेंट नाराज नहीं बोलेगी। गवर्नमेंट पैसे कोई कमी नहीं है, हमारा वे ऑफ अप्रोच और हमारा एटीट्यूड का फर्क है। अगर हम उसको सुधार के आगे गए जरूर है हमारा काम होगा। बाकी आप चिंता 12 तक करिए, 12 के बाद हम सब संभालेंगे। जो भी करना है हमारा आपका फीडबैक निरंजन जगदीश को देते रहिए। आपने यहाँ बुलाया, बहुत अच्छे से मीटिंग अरेंज किया। नॉर्मली खाने के बाद मीटिंग होता नहीं, मैंने पहली बार देखा ना, ऐसा लोग रखते हैं कि मीटिंग होने के बाद लोगों को रुकने के लिए खाना रखते हैं। फिर आप लोग अच्छे करके, और हमारे डीएस साहब को भरोसा था खाना खिलाओ नहीं खाया तो लोग तो हमारे बैठेंगे, तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा। और सबको धन्यवाद, खाने के बाद आप बैठे तो खाना के लोग चले जाते थे अपने अपनी जगह से, तो मुझे अच्छा लगा। और मेरा बैटरी चार्ज हो गया है, मुझे काम करने की जो एनर्जी चाहिए तो आपने दी है। भले कोई कुछ कहे, हम अगर मेजोरिटी आए नहीं आए, हमारा जिस दम से बनते हैं तो आने का कोई डाउट ही नहीं है। सब साथ में चल रहे तो हम मेजोरिटी बनेंगे, लेकिन हम उस समय ये ध्यान रखेंगे अगर कोई मेजोरिटी नहीं बना उसको प्रताड़ित करके उससे झगड़ा हमको नहीं करना है, उसको साथ में लेके हमको काम करना है। जो भी छोटी मोटी एसोसिएशन है, आज हमारे साथ अलायंस किया, 5 स्टार अलायंस है, उसके सिवा जो भी बच्चे हैं जैसे आइटा है, उनके इशू कुछ है, क्योंकि आइटा अकेला संगठन बना कि वो चाहते हैं हमारा स्टैंडर्ड पे के लोगों इशू निकल जाए, वो हो गया तो उनका बात खत्म हो गई। तो हमारे शब्द को लेकर चलना है, इशू खत्म करना है। इशू खत्म हो गए तो डिस्प्यूट खत्म होंगे और बाकी बातें आगे बढ़ती रहेंगी। बीएसएन आगे बढ़ता रहेगा, बस आपको देखना है इस बीएसएन में हम कहाँ रहेंगे। हमारा काम है, निरंजन हो, पूरी बैच है, भुवन जी पुराने है, वो बात अलग है। इन सबको हमारी पोजीशन कहाँ रहेगी वो देखना है। इलेक्ट्रिकल सिविल के लोग प्रमोशन के लिए परेशान है। मैं आर्किटेक्चर देखा, आर्किटेक्चर 33 साल से जेटीओ है, इससे ज्यादा दुख क्या होगा। मैं जब चार्ज दूंगा अगले जनरल सेक्रेटरी को, मैं पक्का वादा करता हूँ भुवन जी और उनके बैच जितने जेटीओ है इसमें से कोई जेटीओ नहीं बचेगा। वो आर्किटेक्चर की जेटीओ है, तो उनको कम से कम एसपी बना के बोलूंगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा वो मेरा काम है।
ज़्यादा इसमें बताना बात नहीं है। जो कुछ बातें बची है वो हम करते रहेंगे। फीडबैक आपका समय पे हमारा काम आएगा, फीडबैक देते रहिए, नाराज मत होइए, निगेटिविटी की तरफ मत जाना। बीएसएनएल सबसे बेस्ट है, उसको ध्यान रखते हुए आप अच्छा काम करिए। आपसे जितना बनता है उतना अच्छा करिए। आपके साइन का बहुत इंपॉर्टेंस है, गलत जगह साइन करना नहीं, इतना ध्यान रखिए। बाकी सब बीएसएनएल का भरा हो जाएगा। इस आशा के साथ मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। मुझे बुला के या बोलने का मौका दिया इसके लिए अध्यक्ष, दोनों अध्यक्ष जी को मैं धन्यवाद देता हूँ और हमारे सेक्रेटरी साहब को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। सबको धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।